हाय फ्रेंड्स, आई एम शिवानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल इकोनॉमिक क्लासेस एट होम में। आज मैं लेकर आई हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक अ डिफरेंट वीडियो। डिफरेंट इन द सेंस कि मेरी कोशिश रही है कि वीडियो आपका सिलेबस तो कवर करे ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी हेल्प करे। क्योंकि कई बार सिलेबस कवर करने के चक्कर में कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होती हैं, वो हम पढ़ना स्किप कर देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैप्टर को हम 4 वीडियो में पूरा करेंगे। वीडियो नंबर 1 कवर करेगा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेकेंड वीडियो विल कवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फंड ट्रैप। थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, क्लीन इंडिया मिशन, जीएसटी ऑन पीपीसी एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। फोर्थ और फाइनल वीडियो में हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, साथ ही इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये वर्ड इकोनॉमिक्स है ये कहाँ से लिया गया है। तो जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ये आया है ग्रीक वर्ड ओइकोस और नोमस से। ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। जो इकोनॉमिक्स की अब तक जितनी भी डेफिनेशन दी गई हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहली आती है वेल्थ कनेक्टेड डेफिनेशन। अब जो वेल्थ कनेक्टेड डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है 1776 में। एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में। इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक धन का विज्ञान है। फिर उसके कुछ समय बाद दूसरी डेफिनेशन आई जिसे कि मटेरियल वेलफेयर कनेक्टेड डेफिनेशन कहा जाता है। ये डेफिनेशन दी गई है एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा इन 1890। उन्होंने डेफिनेशन दी है अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स एक मानव कल्याण का विज्ञान है। उसके बाद डेफिनेशन आती है स्केर्सिटी डेफिनेशन, जो कि दी गई है लॉर्ड रॉबिन्स के द्वारा 1932 में। उन्होंने डेफिनेशन दी है अपनी बुक एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में। रॉबिन्स क्या मानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, कहीं का साइंस है सिलेक्शन का, चुनावों का विज्ञान है, अर्थशास्त्र। अब हम चुनाव किसके बीच में करते हैं? बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स के। ऐसे मीन्स जो कि एंड्स होते हैं, जो कि सीमित होते हैं, और स्केर्स दुर्लभ होते हैं, उनके बीच में चुनाव किया जाता है। और ये मीन्स साथ ही साथ कैसे होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस। इनका बहुत सारे कामों में यूज किया जा सकता है। उसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा मीन्स हम चुने और उसका क्या यूज हमें करना है। उसके बाद आई ग्रोथ डेफिनेशन, जो दी गई है सैमुअल्सन के द्वारा। सैमुअल्सन की जो डेफिनेशन है वो अब तक की जितनी भी डेफिनेशन आपने देखी है उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। तो सैमुअल्सन की डेफिनेशन इस अकॉर्डिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानी जाती है। अब देखिए, आपने 4 कैटेगरीज देख ली है डेफिनेशन की।
अब इन सारी कैटेगरीज में अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग बातें इकोनॉमिक्स के बारे में बताई हैं, लेकिन अगर हम एक जनरल तौर पर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देनी हो तो हम किस तरह से देंगे? In general way, we can define economics as a study of human behavior as a relationship between ants and square meals which have alternate uses. So, ये हो गई एक जनरल डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इन इकोनॉमिक्स वी स्टडीज ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरल तौर पर अगर किससे पूछा जाए तो वो भी ये जवाब देगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो वही होंगी जो कि मनी कनेक्टेड होंगी, इनकम कनेक्टेड होंगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो इसमें सिर्फ वही एक्टिविटीज़ जो कि इनकम जनरेट करें या जिन्हें कि पीपल परफॉर्म करते हैं अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, सिर्फ वो ही एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं आती हैं, बल्कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि पीपल परफॉर्म करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं और जो रिलेट होती हैं यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज से। ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड होते हैं, जिनकी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उन सब से कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि एग्जांपल, कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जबकि कंजम्पशन से कोई इनकम जनरेट नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, हमें एक संतुष्टि प्रदान करती है, तो इसलिए कंजम्पशन को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। सो ऑल सच एक्टिविटीज विच पीपल परफॉर्म टू satisfy their wants, whether they connected with income or not, are included in economic activities. देखिए, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि इसकी स्पेलिंग आप देख रहे हैं, दोनों में सिर्फ वन वर्ड का अंतर है। माइक्रो का आई और मैक्रो का ए दोनों को सेपरेट करता है। अब आई का क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर का, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, जो फाउंडर हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो हैं एडम स्मिथ। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए आता है, उसका मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, जीडीपी, टोटल एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी, यानी कि इसमें हम एक ब्रॉड मीनिंग लेकर चलते हैं। इसमें हम एक इंडिविजुअल डिमांड को न स्टडी करके टोटल एग्रीगेट डिमांड को, टोटल जीडीपी को स्टडी करते हैं। तो जहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटी यूनिट्स को स्टडी करता है, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स एक होल इकोनॉमी को स्टडी करता है। इसके फाउंडर हैं जॉन मेनार्ड केन्स। तो अब आपने देखा कि दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन डिफरेंट होते हुए भी दोनों कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड किस तरह से होते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे कि मैक्रो वेरिएबल्स डिपेंड होते हैं माइक्रो वेरिएबल्स पर। किस तरह से? जैसे कि सपोज हमें कंट्री की एग्रीगेट डिमांड का पता लगाना है, तो एग्रीगेट डिमांड का पता लगाने के लिए हमें इंडिविजुअल और हाउस होल्ड डिमांड का पता होना चाहिए, तभी हम एग्रीगेट डिमांड पता लगा सकते हैं। इसी तरह से जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं मैक्रो वेरिएबल्स पर। वो किस तरह से? जैसे कि हमें किसी लेबर की इंडिविजुअल वेज रेट पता करनी है, तो उसके लिए हमें एग्रीगेट
वेज रेट का पता लगाना होगा, तभी हम एक इंडिविजुअल की वेज रेट डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से माइक्रो और मैक्रो दोनों डिफरेंट होते हुए भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और दोनों की स्टडी, एक की स्टडी किए बिना दूसरे की स्टडी नहीं हो सकती है। अब देखते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। इन इकोनॉमिक्स वी स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि अभी हमने जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो सिर्फ मनी कनेक्टेड, इनकम कनेक्टेड ही होती हैं, सिर्फ वो ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती हैं, बल्कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। सो इन इकोनॉमिक्स वी स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द एरिया और रीजन where these economic activities are performed is called economy। एक ऐसा एरिया जहाँ पर कि ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो कहलाता है इकोनॉमी। क्लियर? एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। 3 एक्टिविटीज हो गई, एक प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना और इन्वेस्टमेंट करना। क्लियर? अब हम देखेंगे ये जो इकोनॉमी होती है इसके भी टाइप्स होते हैं। ये कितनी तरह की होती है वो हम देखते हैं। अब फर्स्ट होती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक तरह की फ्री इकोनॉमी होती है। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय द प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रॉफिट मॉडल। इसमें जितने भी मीन्स होते हैं प्रोडक्शन के वो सारे कंट्रोल किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, और उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना। तो ये एक तरह की फ्री और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। सेकंड होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी कहते हैं। इन इट रिसोर्सेज आर ऑन कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट। इसमें जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो सब रिसोर्सेज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं, उनके द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। अब एक और टाइप की इकोनॉमी होती है, वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, अब तक जो हमने 2 टाइप्स देखे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो ये मिक्स्ड होती है, दोनों की क्वालिटीज इसके अंदर होती हैं। इन इट वी फाइंड द क्वालिटीज ऑफ बोथ इकोनॉमी, सो इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, यानी कि इसमें दोनों इकोनॉमी की क्वालिटीज पाई जाती हैं। अब आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम या कॉमन प्रॉब्लम क्या होती हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब हम एक एक करके इन तीनों प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सबसे पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले एज वी नो आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इज अ साइंस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन क्यों करना होता है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं।
स्केयर होते हैं और साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो इसलिए उनमें से हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कि किस रिसोर्स को किस चीज़ के प्रोडक्शन में लगाया जाए। सो एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट कमोडिटीज़ आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और साथ साथ ये भी देखना होता है कि कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाए। अब एग्जांपल इसके लिए देख लेते हैं। द इकोनॉमी हैज़ टू चूज बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हम इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वह कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेगी या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेगी। और क्या डिसाइड करना पड़ सकता है कि अपने रिसोर्सेज को वो लोगों की एजुकेशन पर खर्च करे, हेल्थ सर्विसेज पर खर्च करे, या फिर डिफेंस के लिए मिलिट्री सर्विसेज पर खर्च करे। क्योंकि इकोनॉमी को इन सब चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना होता है। मिलिट्री सर्विसेज भी उसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट होती हैं, लोगों की हेल्थ सर्विसेज भी, और लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, मैन पावर को स्ट्रॉन्ग करना, वो भी उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सो उसको इन सब यूजेस, अल्टरनेटिव जितने भी अल्टरनेट होते हैं, इनमें से चुनाव करना होता है। तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, रिसोर्सेज को किस चीज़ के प्रोडक्शन में लगाया जाए। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोडक्शन किया जाए। अब जो रिसोर्सेज हैं वो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है। अब सेकंड चीज़ जो हमें डिसाइड करनी होती है वो ये करनी होती है कि हमें प्रोडक्शन करना किस तरह से है। द सेकंड प्रॉब्लम रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की टेक्निक होती हैं। एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक CIT। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें कि मैन पावर मेन होती है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें कि हम कैपिटल को, पूंजी को ज़्यादा लगाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टेक्निक टू बी यूज्ड। अब जिस इकोनॉमी में जिस तरह के फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ही इकोनॉमी उसी टेक्निक का चुनाव करती है। जैसे इंडिया में आप देख लीजिए, यहाँ पर मैन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो नेचुरल है कि यहाँ पर इस तरह की टेक्निक यूज़ की जाएगी जिसमें कि मैन पावर का ज़्यादा यूज़ किया जा सके, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का हम प्रीफर करेंगे। तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है कि कौन सी टेक्निक का चुनाव किया जाए, यानी कि किस तरह से प्रोडक्शन किया जाए। अब थर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि जो प्रोडक्शन किया गया है वो किसके लिए किया गया है, उसको जो फैक्टर्स हैं उनमें किस तरह से उसको बांटा जाए। द थर्ड प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस इंडिविजुअल और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस प्रॉब्लम हैज़ टू एस्पेक्ट्स। अब ये आप सब जानते होंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, तो उनके बीच में हमें जो प्रोडक्शन होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अभी आपको पता है कि लैंड का जो रिवार्ड होता है वो होता है रेंट के रूप में, लेबर का होता है वेज के रूप में, कैपिटल का होता है इंटरेस्ट के रूप में, और एंटरप्रेन्योर का होता है प्रॉफिट के रूप में। सो ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन किया जाता है उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये जो प्रोडक्शन हमने किया है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब इस प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इम्प्लाइज हाउ द वेरियस सोशल ग्रुप्स, लैंड ओनर्स, कैपिटलिस्ट, वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर रिसीव देयर रिलेटिव शेयर ऑफ इनकम, यानी कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको इनका जो शेयर है
वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सेकेंड प्रॉब्लम आती है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की। It implies the distribution of national income among individual household, example between rich section and poor section। यानी कि देश में जो एक अमीर वर्ग होता है और एक गरीब वर्ग होता है उसके बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए जिससे कि जो इनके बीच में गैप होता है उसको कम किया जा सके। सो इकोनॉमी में ये भी डिसाइड करना हमें होता है। तो इस तरह से 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं। क्या प्रोडक्शन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोडक्शन किया जाए, और जो प्रोडक्शन हमने किया है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। सो दीज आर द प्रॉब्लम दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। और ये प्रॉब्लम किस लिए अराइज होती हैं? क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और साथ साथ जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड के साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इन 3 कारणों की वजह से ये सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती हैं। क्लियर?